हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एके फिजिक्स क्लासेस में। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होती है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता की दृष्टि से वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थ श्रांति, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव और ताप तथा अशुद्धि का प्रत्यास्थता पर प्रभाव। और साथ ही हमने पढ़ा था कि पदार्थ की अणुगति मॉडल के आधार पर प्रत्यास्थता की व्याख्या। आज हम इस लेक्चर में अपने सेकेंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं और इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हैं स्ट्रेस, प्रतिबल, स्ट्रेन, विकृति और हुक्स लॉ। हुक का नियम। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे स्ट्रेस के प्रकार और स्ट्रेन के प्रकार। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल को जानने से पहले हमें जानना होगा कि किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट में क्या अंतर होती है। हम एक लोहे की छड़ ले लेते हैं। ये अगर हम इस छड़ को चौड़ाई के अनुदिश काटते हैं इस तरह, तो ये जो इस छड़ की काट होती है इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। और यदि हम इसी लोहे की छड़ को लंबाई के अनुदिश काटें तो ये इसकी अनुदैर्ध्य काट कहलाती है। इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट और इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य काट। तो आइए हम जानते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। यदि हम किसी वस्तु के ऊपर विरूपक बल लगाते हैं, जैसे हमने एक रबड़ का बॉल लिया और इसको दबाया और विरूपक बल लगाया, तो इसके कारण इस गेंद का आकार छोटा हो गया, क्योंकि अब और दबाते हैं तो इससे छोटा नहीं हो सकता। तो यह अवस्था जो होती है कि इससे अधिक विरूपक बल हम लगाएं तो वस्तु का आकार परिवर्तित नहीं होता है। तो इस प्रकार की अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। ये गेंद की साम्य अवस्था है। इसे हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हम यदि एक लोहे का रॉड लें, इसकी लंबाई है PQ और इसके दोनों सिरों पर हम समान परिमाण के दो बल लगाते हैं F। तो इसकी लंबाई कुछ दोनों तरफ इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। और ये जो छड़ हमारा था PQ, इसकी लंबाई बढ़कर हो गई ये RS। हमने इसके दोनों सिरों पर बल लगाया और जितना अधिक हो सका उतना हमने इसे दोनों तरफ से खींचा और ये इसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो अधिकतम है। इससे अधिक इसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो सकती। तो ये जो अवस्था है इसकी साम्य अवस्था या फिर संतुलन की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में यदि हम वस्तु की का कोई भी अनुप्रस्थ काट लें, ये लें, ये लें, ये लें, अब कहीं भी अनुप्रस्थ काट लें तो हर एक अनुप्रस्थ काट संतुलन की अवस्था में होता है। तो हम इसे उदाहरण के लिए समझने के लिए छड़ PQ को लिए और इसका एक अनुप्रस्थ काट लिए R। क्योंकि यह छड़ अगर संतुलन की अवस्था में है तो इसके अनुप्रस्थ काट के दोनों तरफ का दोनों भाग जो है संतुलन की अवस्था में होगा। और संतुलन की अवस्था में ये होता है कि अगर हम इस पर कोई बल कार्य कर रहा है तो संतुलन की अवस्था में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाती है। जो हम बाह्य विरूपक बल लगा रहे हैं
उस बाह्य विरूपक बल का विरोध करती है, उस बाह्य विरूपक बल की विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो इस दशा में क्या होता है कि ये जो भाग है RQ, ये एक इस बल के बराबर ही एक विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो इस भाग RQ के द्वारा इस बल के बराबर ही एक विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है वो है F1, और इस बल का जो परिमाण है इस बल के ही बराबर है परंतु विपरीत दिशा। और ऐसे ही सिमिलर वे में जो होगा PR भी, ये PR भाग जो है ये भी संतुलन की अवस्था में है। तो इसके द्वारा जब इस भाग को खींचा जा रहा है इस बल के द्वारा, तो ये भाग भी इस बल के बराबर एक बल विपरीत दिशा में लगा रही है, F2, और इस बल का जो परिमाण है इसके बराबर है, F के बराबर। ये जो बल है इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल, और यही आंतरिक प्रतिक्रिया बल, इस अनुप्रस्थ काट पर लगने वाली यह आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही जो है प्रतिबल कहलाती है। तो यदि हमें प्रतिबल की परिभाषा देनी हो तो हम प्रतिबल की परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही प्रतिबल कहते हैं। ऐसे वस्तु साम्यावस्था यानी संतुलन की अवस्था में है, और इसके अनुप्रस्थ काट, यह अनुप्रस्थ काट हो गया, इसका एकांक क्षेत्रफल ले लिए। एकांक क्षेत्रफल मीन्स अगर जो हम मीटर की दृष्टि से देखें तो एकांक क्षेत्रफल का मतलब हुआ 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, और अगर सेंटीमीटर की दृष्टि से देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो ये इसका एकांक क्षेत्रफल होगा। तो इस अनुप्रस्थ काट का हम एकांक क्षेत्रफल लेते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही, यही आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही उसका प्रतिबल कहलाता है। तो प्रतिबल की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही प्रतिबल कहलाता है। और इसी परिभाषा के माध्यम से हम प्रतिबल का सूत्र स्थापित कर सकते हैं। तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा आपका कि आंतरिक प्रतिक्रिया बल F बटे एकांक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल। तो ये हो गया प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये प्रतिबल का सूत्र होगा। और यदि हमें प्रतिबल का मात्रक लिखना हो तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा, क्योंकि ये बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, और ये है नीचे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा मात्रक हो गया। यदि हमें बीमीय सूत्र लिखना हो तो बीमीय सूत्र लिखने के लिए हम जानते हैं कि न्यूटन का बीमीय सूत्र जो होता है mL/T स्क्वायर, T पर -2 होता है अपान L स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का जो बीमीय सूत्र होता है L स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा mL, सॉल्व करेंगे तो -1 T पर -2, ये जो होगा ये प्रतिबल का बीमीय सूत्र हो गया, ये प्रतिबल का मात्रक हो गया, और जो ये हो गया प्रतिबल का सूत्र हो गया।
तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रतिबल के प्रकार। तो प्रतिबल का जो प्रकार है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम बाह्य विरूपक बल किस तरह से लगा रहे हैं। अगर हमने किसी, मान लीजिए कि कोई एक वायर है, ये इस पर हम इसकी लंबाई के अनुदिश यदि बल लगा रहे हैं तो उस दौरान जो उत्पन्न हुई प्रतिबल है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाती है। तो ये किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश अगर हम बाह्य विरूपक लगा रहे हैं और उस दौरान जो उत्पन्न प्रतिबल है वो वस्तु की अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाती है। और यदि हम किसी वस्तु के प्रत्येक पृष्ठ के लंबवत कोई बल लगा रहे हैं, जैसे ये वस्तु है, इसके प्रत्येक पृष्ठ के लंबवत हम यदि कोई बल लगा रहे हैं तो इस दौरान जो उत्पन्न प्रतिबल है उसे कहते हैं अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल। और यदि हम किसी वस्तु को स्पर्श करता हुआ, जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु को स्पर्श करता हुआ ये एक बल लगा रहे हैं, तो इस दौरान जो उत्पन्न हुई प्रतिबल है उसे अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो बाह्य विरूपक बल हम किस तरह से लगा रहे हैं उस आधार पर देखा जाए तो प्रतिबल तीन तरह के होते हैं। यदि हम बाह्य विरूपक बल किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगा रहे हैं तो उस दौरान जो उत्पन्न हुआ प्रतिबल है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। यदि हम किसी वस्तु पर उसके प्रत्येक पृष्ठ के लंबवत कोई बाह्य विरूपक बल लगा रहे हैं तो उस दौरान जो उत्पन्न प्रतिबल होता है वो अभिलंब प्रतिबल होता है। और यदि हम किसी वस्तु को स्पर्श करता हुआ, स्पर्श रेखा की दिशा में स्पर्श करता हुआ एक बाह्य विरूपक बल लगा रहे हैं, उस दौरान जो उत्पन्न हुआ प्रतिबल होता है उसे कहते हैं अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है विकृति। विकृति किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है। जैसे यदि हम यहाँ पर एक लोहे का रॉड ले लें, इसकी लंबाई L है और इस पर बाह्य विरूपक बल लगाए, दोनों तरफ से खींचे। यदि इनके कणों के बीच की दूरी कुछ इस प्रकार से है और जब यदि हम इन्हें खींचते हैं तो खींचने के बाद इनकी लंबाई में जब वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि जो होती है, टोटल लंबाई ये हो गई L प्लस डेल्टा, यानी डेल्टा L की वृद्धि हो गई, तो इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो ये जो वृद्धि होती है इसी कारण से होती है क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी जो है बढ़ गई। ऐसे ही हम किसी गेंद को लेकर जब दबाते हैं तो उनके कणों के बीच की दूरी घट जाती है और इसके कारण उनकी लंबाई में कमी आ जाती है। तो विकृति को हम कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी विमा में परिवर्तन हो जाता है। विमा में परिवर्तन मतलब जैसे यहाँ लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन हो जाना। आयतन रहता कोई, अगर हम घन के आकार की वस्तु लेते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, कोई अन्य वस्तु लेते हैं उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ विमा का मतलब है लंबाई से, आयतन से या फिर आकृति से। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो वस्तु विकृत हो जाती है और इस परिवर्तन को ही हम विकृति के द्वारा मापते हैं। तो विकृति की हम परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की इकाई विमा में होने वाली परिवर्तन ही विकृति कहलाती है। तो विकृति की परिभाषा, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की इकाई विमा में होने वाले परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। और यहीं से हम
विकृति का सूत्र भी स्थापित कर सकते हैं कि विकृति बराबर होता है कि वस्तु की बीमा में परिवर्तन, बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा। यदि हम बीमा की जगह पर लंबाई ले लेते हैं, जैसे इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एल का, ये वृद्धि हुई तो ये परिवर्तन डेल्टा एल हो गया, और प्रारंभिक बीमा जो प्रारंभिक लंबाई है वो हो गई एल। इस प्रकार से हम आयतन की दृष्टि से भी कहेंगे डेल्टा वी अपान, यहाँ पर आयतन को वी से दिखाएं किसी वस्तु की तो वहाँ डेल्टा वी की वृद्धि हो रही है, तो डेल्टा वी परिवर्तन हो गया बटे प्रारंभिक आयतन भी हो गया। ऐसा ही आकृति के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि इसका मात्रक पूछे तो विकृति जो होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि इसकी लंबाई में वृद्धि जो हो रही है ये भी एक लंबाई ही है, और जो प्रारंभिक लंबाई है वो भी लंबाई है, तो दोनों का जो मात्रक है मीटर मीटर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसके कारण से इसका कोई मात्रक नहीं होता। और जब मात्रक नहीं है तो सीधी सी बात है कि इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा। तो यदि हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि विकृति का ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है विकृति के प्रकार। विकृति के प्रकार, विकृति का प्रकार भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम विरूपक बल को किसी वस्तु पर किस तरह से लगा रहे हैं। यदि हमने एक लोहे का छड़ लिया और उस पर ये एक विरूपक बल, बाह्य विरूपक बल लगाया F, और इस बाह्य विरूपक बल के कारण इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो गई, जैसे इसकी प्रारंभिक लंबाई L थी और इसकी लंबाई में वृद्धि जो हो गई है डेल्टा एल की, और प्रारंभिक लंबाई तो एल है ही है, और जो ये वृद्धि हुई डेल्टा एल की हुई। तो ये बाह्य विरूपक बल अगर हम लंबाई के अनुदिश लगाते हैं तो उस दौरान जो विकृति होती है वस्तु की उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, और अनुदैर्ध्य विकृति को हम सूत्र के द्वारा लिखें तो जो होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, वही वही बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा, जो विकृति का सूत्र है उसी से इस सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। दूसरी, यदि हम कोई एक घन लेते हैं, क्यूब लेते हैं, और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर कोई बाह्य विरूपक बल लगाते हैं, यदि इसका प्रारंभिक आयतन v है, और जब हम इसके चारों तरफ से बल लगाएं, सभी तरफ से, पीछे से भी लगा रहे हैं, नीचे से भी लगा रहे हैं, हर तरफ से अगर हम बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो इसकी अगर आयतन में वृद्धि डेल्टा वी की हो जाती है, टोटल आयतन v प्लस डेल्टा वी हो जाती है, तो इस दौरान जो विकृति उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं आयतन विकृति। आयतन विकृति किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो जाना, और तो ये हो गया आयतन में परिवर्तन, इसका सूत्र हो गया बट्टे प्रारंभिक आयतन, यानी बीमा में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक बीमा। और ऐसे यदि हम बाह्य विरूपक बल, जैसे कोई एक वस्तु है स्क्वायर के आकार का, और इसका जो निचला हिस्सा है वो किसी फर्श पे ज्वाइंट है, ज्वाइंट है मतलब ये हिलेगा ही नहीं नीचे का हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा हिल डुल सकता है, और इसको स्पर्श करता हुआ हम एक बल लगाते हैं बाह्य विरूपक बल F, तो ये वस्तु जो होता है ऊपर से कुछ इस प्रकार से घूम जाता है, तो जब घूमता है तो वस्तु का जो शेप है कुछ इस प्रकार से हो जाता है, और ये जो है एक एंगल मतलब एक कोण बना लेता है थीटा, यदि इस वस्तु के प्रत्येक भुजा की लंबाई L हो तो, और ये A हो, B हो, C हो, D हो, तो ये हो जाएगा A डैश, B डैश, ये आपका। तो इस दौरान जो उत्पन्न विकृति होती है इसे कहते हैं अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति।
तो यहाँ से इसको हम थीटा से दिखाते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है उसे हम स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे tan, और इसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो डेल्टा एल है। ये जो वृद्धि है ये इधर खिसका है, वो डेल्टा एल खिसका है। तो हम इसका यहाँ पे tan थीटा लेंगे। tan थीटा, ये थीटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मीन्स डेल्टा एल अपान कैपिटल एल। यदि और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम tan थीटा लेते हैं तो भी डेल्टा एल अपान एल। हम जानते हैं कि अगर थीटा का मान बहुत कम हो, कम है, तब tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम tan थीटा को बहुत कम मान के चलते हैं, तो tan थीटा तो यहाँ पे थीटा के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा एल अपान एल, ये जो होता है ये अपर ऊपर विकृति का सूत्र होता है। और अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कंपटीशन की भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम कहते हैं हुक्स लॉ, हुक्स नियम, हुक का नियम।